Okay, so hello students, welcome back again to your channel solution series CBSE class 6 to 12। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड अगर अच्छे नहीं भी है तो भी आई होप कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाइए। तो देखिए यहाँ पे जो है हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ गए हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि 1 to 6 तक का जो क्वेश्चन है ये हम लोग और लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आप वो 1 to 6 क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हुए हैं तो आप जाइए उसको जरूर देखिए, आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा वीडियो का। एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी हैं एनसीईआरटी के उनका एक प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से जा करके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है देख सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन 7 से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन जरा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन। अच्छा, जो 273 केल्विन होता है इसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस के नाम से भी जानते हैं। आप केल्विन में 273 बोलते हैं और सेल्सियस में वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन है कि व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर सपोज दैट कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन पे वाटर भी है और सेम टेम्परेचर पे आइस भी है। ठीक है, फिर भी आप देखते होइएगा कि जनरली हम लोग चीज़ों को ठंडा रखने के लिए आइस का यूज़ करते हैं। यानी आइस में जो है हम लोग जैसे कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, छोटे दुकान वगैरह में आप देखते होइएगा तो लोग आइस का ही यूज़ करते हैं, जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है। फिर भी कूलिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा पैदा कर रहा है कौन? तो यहाँ पे आइस पैदा कर रहा है। तो इसी चीज़ को जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए आंसर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आइस एट 273 केल्विन यानी जिसको 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं विल बी मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। ये तो सेम वही है जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। अच्छा, बिकॉज आइस हैज लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देन वाटर, यानी कि रीजन ये है कि आइस के पास जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है ना वो वाटर की तुलना में कम है। अब आप पूछेंगे कि कम कैसे है, तो जरा देखिए, अगर मान लीजिए कि आइस है तो आइस को जब आप मेल्ट करते हैं तभी तो वो पानी बनता है। तो जब आइस मेल्ट होगा तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो होता क्या है कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, आप जानते हैं कि अगर 1 kg आइस को अगर आप वाटर में चेंज कर रहे हैं तो इसके लिए जो है आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। और अगर आप 1 kg आइस लेते हैं तो 1 kg आइस को वाटर में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको देना पड़ता है, इसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। और इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, तो ये होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, है ना। यानी कि 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, या फिर आप इसको 334 जूल पर ग्राम भी बोल सकते हैं। यानी 1 ग्राम अगर आइस है तो उसको 334 जूल आपको हीट एनर्जी एक्स्ट्रा बाहर से देना पड़ेगा, तब जा करके वो वाटर में चेंज कर जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि वाटर में जब वो चेंज हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी लिया तब जा करके वाटर में चेंज हुआ। तो अगर दोनों को हम कंपैरिजन करें, अगर हम 1 kg आइस ले लें और 1 kg वाटर ले लें, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं, तभी भी जो वाटर है ना, वाटर के पास 3.34 इंटू 10⁵ जूल हीट एनर्जी एक्स्ट्रा है उसके पास, है ना, वाटर के पास। तो इसकी वजह से वाटर चूंकि ज़्यादा हीट एनर्जी को होल्ड करके रखा है तो स्वाभाविक है कि वो कूलिंग इफेक्ट कम पैदा करेगा, है ना। दैट इज व्हेन आइस एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इट चेंजेस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है। तो काफ़ी सिंपल सा स्वीट सा आंसर है ना। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, हमको पता तो चलना चाहिए कि आप लोग को जो है कहाँ नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम जो है ये सब कुछ आप ही लोगों के लिए ला रहे हैं। तो फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, लगे कि हाँ सर, क्योंकि देखिए हम यहाँ से समझा दे रहे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% आप समझ जाइए। मान के चले कि 10, 15, 20% ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा। तो उसके लिए जो है कमेंट बना हुआ है ना, तो उसका फ़ायदा उठाइए। YouTube जो है वो कमेंट का फीचर इसीलिए दिया है कि अगर आप हमारे साथ इंटरेक्ट होना चाहते हैं, है ना,
तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर जुड़िए, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चन डिस्कस स्टूडेंट्स। ये देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि विच यानी कि व्हाट प्रोड्यूसेज मोर सीवियर बर्न्स। इसमें बताना है कि बॉइलिंग वाटर और स्टीम, यानी ये कहना चाह रहा है कि सपोज दैट कि आपके पास बॉइलिंग वाटर भी है और स्टीम भी है ना। तो इन दोनों केसेस में कौन मोर सीवियर बर्न्स जो है वो पैदा करेगा, ठीक है। यानी कि दोनों सपोज कि इफ़ बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, सपोज कि जो बॉइलिंग वाटर होता है जनरली उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है अगर वो प्योर वाटर है तो, है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम लोग 1 atm कंसीडर करके चले तो, ठीक। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो बॉइलिंग वाटर भी होगा और उसी स्टेट में अगर वो वेपर फॉर्म में है तो वो वेपर फॉर्म में भी रहेगा। तो दोनों केस में बताना है कि कौन सीवियर बर्न्स पैदा करेगा। अब ध्यान रखिएगा कि सेम जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो बोला कि here steam will produce more severe burns at the same temperature 100 degree Celsius because steam has latent heat of vaporization which is। अब देखिए जो latent heat of vaporization है इसका वैल्यू कितना होता है। अगर सपोज दैट कि आप 1 kg वाटर को अगर वेपर में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए 22.30 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, यानी कि इतना जूल एनर्जी, हीट एनर्जी जो है आपको सप्लाई करना पड़ेगा वाटर को, तभी जा करके वो वेपर फॉर्म में चेंज हो पाएगा। Hence it carry more amount of heat energy which produces more severe burns। तो यहाँ पे क्या है कि ये ज़्यादा more amount of heat energy कैरी कर रहा है ना, स्टीम जो है। तो ऑब्वियसली अगर स्टीम जो है ज़्यादा हीट एनर्जी कैरी कर रहा है, अगर एक्सीडेंटली अगर वो टच में आ जाता है तो फिर वो ज़्यादा सीवियर बर्न्स जो है वो पैदा करेगा। देखते हुए कभी खाना पक रहा होता है घरों में, या फिर सपोज दैट कि पानी गर्म हो रहा है, आप उसको ढके हुए हैं ढक्कन से और एक्सीडेंटली अचानक अगर आप ढक्कन हटाते हैं ना और कहीं गलती से जो है उसका जो स्टीम है अगर आपके हाथ पे लग जाए तो देखते हैं ना कि वो पूरा रेड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग से सेंसेशन जो है वो पैदा करता है आपके उस पार्ट पे, उस ऑर्गन पे। इसको आप प्रैक्टिकली जो है कभी फील किए होइएगा, है ना। तो ये जो आंसर है इसका, है ना, बहुत ही इजी वे में हम रखे हुए हैं, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किए हैं ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे याद क्या करना है, आप थोड़ा सा समझ भी लेंगे सही से ना, तो 2-3 बार अगर आप मतलब इसको लिख लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, या फिर थोड़ा समझ भी लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ बस रट लिए लिख करके, थोड़ा कर भी इसको समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर गया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद जो है एक्सरसाइज जो है आपका बिल्कुल टाइम फिक्स हो जाएगा। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक है। यहाँ पे डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको जो है डायग्राम को देख करके आपको बताना है कि ये जो फिगर जो शो कर रहा है ये किस प्रोसेस को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ABCDE एंड F इस डायग्राम में दिया हुआ है ना। आपको चेंज इन इट्स स्टेट जो है बताना है कि ये किस चेंज इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, है ना। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन रादर देन आंसरिंग इट, क्योंकि बहुत बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन समझना है ना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो देखिए आप यहाँ पे फिगर है, सबसे पहले देखिए कि ये सॉलिड है, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये सॉलिड है, तो सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होने का प्रोसेस होता है, आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड में चेंज होता है तो इसको हम लोग फ्यूजन या मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, मेल्टिंग या फ्यूजन, आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अच्छा, अब मान लीजिए कि लिक्विड से अगर गैस में कोई चीज़ चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपको पता ही होगा कि प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। अच्छा, तो ये जो एरो दिया है ये फॉरवर्ड एरो है। अब देखिए बैकवर्ड एरो है, मतलब ये भी आपसे पूछना चाह रहा है एनसीईआरटी कि अगर आप सपोज दैट कि गैस से लिक्विड में आते हैं तो
तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन और भी होता है क्या, कि आपको हीट जो है इंक्रीज करना होगा। स्वाभाविक है कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, और साथ ही साथ प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जो फॉरवर्ड एरो है इधर से इधर आने पे आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा और प्रेशर डिक्रीज करना होगा। वही अगर आप रिवर्स गियर लगाते हैं, है ना, पीछे की तरफ आते हैं, तो उस केस में देखिए कि आपको जो है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा, बट प्रेशर इंक्रीज करना होगा। डिक्रीज हीट यानी कि टेम्परेचर, यानी कि हीट डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करेंगे जिससे कि मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आएंगे, है ना। तो ये भी आपसे पूछा है। तो जब आप रिवर्स आएंगे तो सी में क्या होगा कि गैस से अगर आप लिक्विड में आते हैं वापस, गैस से लिक्विड में, तो सी में बताना है। तो जो प्रोसेस होता है जिससे कि गैस में लिक्विड में आते हैं हम लोग, उसको हम लोग कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, है ना, या फिर उसको लिक्विफैक्शन भी बोला जाता है। कंडेंसेशन बोलिए या लिक्विफैक्शन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अच्छा, फिर अगर लिक्विड से सॉलिड में आप आते हैं तो इसको आप जानते हैं कि सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अगर सपोज दैट यहाँ एक एरो दिया है कि डायरेक्टली अगर आप सॉलिड से आ जाते हैं गैस में, तो इसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। कुछ सब्लिमेट सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कैम्फर हो गया, इसके अलावा ड्राई आइस वगैरह हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब जो है, या फिर नैप्थलीन बॉल हो गया, तो ये सब जो है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो है ई में, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, इसको सब्लिमेशन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, सपोज दैट कि सीधे अगर आप वापस आ जाते हैं गैस से सॉलिड में, तो इसको हम लोग डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन होना चाहिए रिवर्स जाने के लिए और फॉरवर्ड जाने के लिए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके जो है हम इसका आंसर लिख देते हैं, आप अपने नोटबुक में जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए सॉलिड से अगर हम लिक्विड में आते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ ए में आप लिखिएगा मेल्टिंग, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो भी था मैंने इसको फिगर के थ्रू, मतलब ये डायग्राम में भी मैं लिख दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच लग रहा है देखने में, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो आप यहाँ साइड में जो है मैं आपको लिख देता हूँ ताकि जो है ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियरली दिखेगा। तो देखिए ये जो ए है, ए में आप क्या लिखिएगा, ये जो है आपका मेल्टिंग और फ्यूजन, क्लियर है, ओके। अब हो गया ई। तो ई में आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ रहे हैं तो इसको सब्लिमेशन बोल दीजिए, सब्लिमेशन। और एफ में जो है आप गैस से वापस सॉलिड में आ रहे हैं तो आप इसको डिपोजिशन बोल सकते हैं, है ना। अगर हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहे हैं तो इसको डिपोजिशन हम लोग बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं बुक में जो है ना इसको भी सब्लिमेशन के ही नाम से दिया। ये लास्ट क्वेश्चन था जिसको मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कहीं भी आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पे जो है हमको प्रॉब्लम में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से इंटरेक्ट होइए और हम आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आप जो है स्माइल कीजिए, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट कीजिए, याद कीजिए, है ना। ओके, थैंक यू।